आप लोगों की तरफ से मल्टीपल टाइम्स मुझे क्यूरी आई है कि मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूं, तो फाइनली मैं अपना स्टॉक पोर्टफोलियो आज इस वीडियो के अंदर रिवील करूंगा। मैं आज तक क्यों नहीं कर सका अपना पोर्टफोलियो रिवील, ये मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न था जिसकी वजह से मैं आज तक अपना पोर्टफोलियो रिवील नहीं करता था। लेकिन आज मैं कुछ डिस्क्लेमर्स के साथ अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा। डिस्क्लेमर्स ये होंगे कि भाई मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने कोई 1.5 साल पहले से 2 साल पहले से स्टार्ट किया था बिल्टअप करना, और उसका क्या हिस्ट्री थी। इस वीडियो को आप कोई एडवाइस न लें, लेकिन आप इसको सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना पोर्टफोलियो परसेंटेज वाइज आपको शो करूंगा कि मैं किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ और कितने परसेंट इन्वेस्टेड हूँ। जैसे मैंने 2 साल पहले तकरीबन कोई एज अ लेमैन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, और जो आज तक मैंने अपना पोर्टफोलियो रिवील नहीं किया, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट मौजूद है जो मैंने पढ़ा था गाई स्पियर्स की बुक के अंदर, जिसका नाम था द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। कोट क्या था? कोट वो ये था, ओवर द ईयर्स आई बिगैन टू रियलाइज दैट इट वाज अ बैड आइडिया टू स्पीक पब्लिकली about the stocks that I own. The issue isn't that the other investors might steal my best ideas. The real problem is that it messes with my head. Once we've made a public statement, it's psychologically difficult to back away from what we've said. ये गाय स्पियर्स ने कहा था अपनी बुक के अंदर। बुक बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने उसके कुछ कोट्स पढ़े थे, और ये कोट मेरे दिल को लगा था जिस टाइम पे मैंने पढ़ा था, और उसकी वजह से मैंने आज तक अपना पोर्टफोलियो रिवील नहीं किया। उसका एक रीज़न ये भी था, क्योंकि बंदा जब अपनी चीज़ें दूसरों के सामने रखता है तो वो साइकोलॉजिकली उसके अंदर इम्पैक्ट ये होता है कि वो चाहता है कि वो किसी भी तरह उसको डिफेंड कर सके। हालांकि मैं इस तरह का नहीं हूँ, अगर मेरी कोई गलती होती है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन होता है सबकॉन्शियसली कि जो है ना बंदा गलत चीज़ को भी डिफेंड करना शुरू कर देता है। अब जो आज मैं आपको अपने स्टॉक्स बताऊंगा, इसके अंदर से मैं आपको कुछ अगर डिटेल बताऊँ, वो इस तरह से है कि मैं क्योंकि अब मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊँ ना, तो मैं शुरू से लेकर, मैंने कुछ जो मुझे फॉलो करते हैं इस चैनल के ऊपर उनको पता है कि मैं शुरू से लेकर अब तक एक टिपिकल जो एक्सपर्ट के लाइफ स्टाइल होता है, जो एक टिपिकल एक्सपर्ट की जर्नी होती है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, मैं उसी पॉइंट पर था। यानी कि फिक्स इनकम, प्रॉपर्टी, गोल्ड और ये सारी चीज़ें इस तरह का मिक्स एंड मैच कर रहा था। लेकिन आज से कोई वैसे तो मैंने म्यूचुअल फंड्स के अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी रही नहीं थी, और वो मैंने परसू नहीं की थी बहुत पैशनेटली। 2007 के अंदर आई थिंक मैंने पहली दफ़ा जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद से लेकर मैंने 2018 तक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी फर्दर उसके अंदर, बल्कि वो पैसे भी निकाल लिए थे। बल्कि मैंने क्या गलती की थी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद, वो पैसे दोबारा निकालने की 2008 के अंदर, वो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, जब मैंने जो सीरियसली मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, वो 2018-19 के अंदर स्टार्ट की थी। और जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो आपको पता है फिर वो 19 कोई ऐसा स्टॉक मार्केट ने मूवमेंट नहीं शो की। और म्यूचुअल फंड का जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि नॉर्मली अगर आपकी जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, अगर वो नहीं बढ़ रहा तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी नहीं बढ़ रहे होते हैं। तो इसी वजह से 2018 से लेकर 2020 के अंदर जब कोविड आया, तो उसके अंदर इनफैक्ट मैं लॉस के अंदर चला गया म्यूचुअल फंड के अंदर। उस वक्त मैंने, बल्कि उससे पहले मैंने अपना अकाउंट खुलवा लिया था, जो स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट है, वो खुलवाने के बाद मैंने स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मैंने 1-1.5 साल तकरीबन मैंने ये देख लिया था कि म्यूचुअल फंड किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनका नैफ किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने देखी थी। अब जब मैंने स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट खोला, तो मैंने उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट की, वो मैंने शुरू में, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बंदे के ऊपर नर्व पे काबू नहीं होता, लेकिन मैंने क्योंकि पहले इस तरह की वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि मेरी क्या क्या गलतियां थी। 2011 के अंदर मैंने लेवरेज प्रोडक्ट्स यूज़ की थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। वो मैंने फिर उसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया था। तो मैंने जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो अगेन वो मैं वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, कि मेरी क्या क्या गलतियां थी रिगार्डिंग द स्टॉक एक्सचेंज जो 2011 में मैंने की थी। लेकिन जब 2020 के अंदर मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो उस टाइम पर इनिशियली थोड़ा सा बाइंग सेलिंग करके देखा कि किस तरह से होता है, सॉफ्टवेयर्स को समझा मैंने। उसके बाद मैंने ये जान लिया कि यार अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगेन मेरा कोई ऐसा तो मकसद है नहीं कि मैं कोई ओवर द रूफ कोई अपना जो रिटर्न्स है वो ले सकूं 30% 40%, ऐसी मेरा कोई इंटेंशन थी नहीं। मुझे अभी भी पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप 20% भी रिटर्न ले रहे हैं ना, तो बहुत ही बड़ी बात है एनुअल बेसिस के ऊपर। तो अगर मेरा ये टारगेट पूरा हो जाता तो नथिंग लाइक इट। 20% भी बहुत ज़्यादा है, वैसे इतना आसान वो भी नहीं होता। फिर मैंने जब उसको थोड़ा सा स्टडी किया कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको 20%, 30% इवन
डिविडेंड इनकम दे रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर ग्रोथ, जबकि इंडेक्स उस टाइम पर कोई ऐसा ग्रो नहीं कर रहा था, इंडेक्स की वैल्यू कोई ऊपर नहीं जा रही थी। यानी कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स अगर आज भी देखें ना तो वो 5 साल पुरानी वैल्यू से कंपेयर करें तो इस वक्त भी वो नेगेटिव में ही है, और रुपी टर्म के अंदर देखें तो फर्दर नेगेटिव में है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने ग्रोथ दिखाई, और बाय द वे कुछ स्टॉक्स क्या, सारे ही स्टॉक्स अगर आप देखें मेजॉरिटी ऑफ जो स्टॉक्स कराची स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उन्होंने जो उनकी अगर आप अर्निंग्स पर शेयर देखें, वैसे मैं टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाह रहा था इसके अंदर, लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस जो कुछ टेक्निकल टर्म्स है उस पर अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर अर्निंग पर शेयर को इस तरह से देख सकते हैं आप कि जो उनकी नेट अर्निंग्स होती हैं और उनके जितने फ्लोटेड शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से अगर उनकी अर्निंग पर शेयर देखें तो वो बढ़ रही हैं, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, वो कम हो रहा है। इनफैक्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, आप ये समझ लें कि लेट से अगर आपने घर किराए पे दिया हो और अगर आपने लेट से 80 लाख का घर लेट से फ्लैट है वो रेंट पे दिया हुआ है और उसका रेंट आपको आ रहा है लेट से 30,000 रुपये महीने का, तो अगर वो उसको साल पे कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है तकरीबन कोई 3,60,000 रुपये। अब वो 3,60,000 रुपये जो हैं, अगर आप उसको इस तरह से उसका रेशियो निकालें कि वो कितने साल में वो अपनी कॉस्ट पूरी करेगा, तो वो बनेगा तकरीबन 22, यानी कि 22 टाइम्स आप करेंगे उसकी साल की रेंटल इनकम को, तो जाके उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 22 बनेगा। इसी चीज़ को अगर आप स्टॉक्स पे लेके जाएं तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त 5 के ऊपर ट्रेड कर रही है। इंडिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त तकरीबन कोई 22 से लेकर 25 के दरमियान ट्रेड कर रही है। यूएस की स्टॉक मार्केट 30 पे ट्रेड कर रही है, यानी कि उनकी जो अर्निंग्स हैं वो इस तरह की हैं कि जो उनकी प्राइस बन चुकी है वो प्राइस इतनी हाई हो चुकी है कि वो अपनी जो लेट से 22 ईयर्स के अंदर या 23 ईयर्स के अंदर 30 ईयर्स के अंदर वो अपना रिटर्न देंगे। रिटर्न देने का मतलब ये नहीं कि आपको एज एन इन्वेस्टर रिटर्न देंगे, लेकिन जो उनकी अर्निंग्स है, कंपनीज की अर्निंग्स है, उसकी बात हो रही है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो अपार्टमेंट अगर आप लेते हैं और वो आपको तकरीबन कोई 22 साल लगते हैं थ्रू उसके रेंटल रिटर्न जो आपको पैसे वापस मिल रहे हैं उसके फाइनल उसकी जो कॉस्ट है। अच्छा, अगर अब मैं बात करूँ ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से बंदे का माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो मैंने खुद होते हुए देखा है। ऐसे लोगों ने जो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उनको रियलाइजेशन ऑल्दो के शायद अंदर से होती है लेकिन वो सामने नहीं लाना चाह रहे होते और फर्दर उसके अंदर नुकसान पर नुकसान किए जा रहे होते। मैं ऐसे दोस्त को जानता हूँ अपने, जो बेचारा मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर फंस गया था, और क्योंकि हमने शुरू में उसको मना किया था कि यार इस चीज़ के अंदर ना जाओ, बल्कि इस पे तो मैंने एक न्यूज़लेटर भी लिखा था, न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर दें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसको मैंने बार बार कहा था कि ना जाए इस चीज़ के अंदर, लेकिन वो फर्दर उसमें धंसता गया और अभी भी वो उसको हमसे जब बात करता है इस बारे में तो वो यही कहता है कि नहीं यार आई एम इन प्रॉफिट। तो इसलिए जब बंदा पब्लिकली बात कर देता है ना, कुछ इस तरह का इंस्टांस ले लेता है और उसका दिमाग में कुछ इस तरह की बात आ जाती है कि नहीं यार मुझे उसको डिफेंड करना है, तो उसको ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरे 2 रीजंस थे जो आज तक मैंने अपने स्टॉक्स रिवील नहीं किए थे। एक तो ये कि मैं अगर ये चीज़ बताऊंगा तो ये ना हो कि मैं फिर बाद में इस तरह के माइंडसेट में आ जाऊं कि यार ये स्टॉक्स अब मैंने लिए थे तो उसको मैं पूरा वक्त डिफेंड करता रहूं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो स्टॉक्स मैं बताऊंगा आपको, ये मेरी अपनी 2 साल की जो नॉलेज है मैंने उसकी बेसिस पे लिया है, मैंने कुछ स्टडीज़ की थी उसकी बेसिस पे लिया है। फिर सबसे बड़ा जो मेरा जो टारगेट था वो ये था क्योंकि मैं शुरू में नया इन्वेस्टर हूँ इन स्टॉक मार्केट, तो मैं डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के ऊपर जा रहा हूँ और वो मैं सिर्फ उन स्टॉक्स को कोशिश कर रहा हूँ खरीदूं जो मुझे डिविडेंड्स देंगे। और जब जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर वॉलेटिलिटी भी कम होती है, उसके अंदर उसकी प्राइस अगर नीचे जाना भी होता है, उसको मार्केट नीचे जा रही होती है तो उसके अंदर इतना नुकसान नहीं होता है। जितने भी स्टॉक्स मैं बताऊंगा उनमें से 90% ऑफ द टाइम जो स्टॉक्स हैं उनकी अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो रही है पिछले 5 साल के अंदर। उनके डिविडेंड्स भी मोस्टली सेम है या अच्छे हुए हैं रिसेंटली, लेकिन इंपॉर्टेंटली अर्निंग पर शेयर अच्छी हो रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो रही है ज़्यादातर कंपनीज की, सिवाय कुछ एक आध कंपनी की जिसके अंदर मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, लेकिन इतने कम पैसे हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गैम्बल करूँ। मुझे सिर्फ उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि ये स्टॉक्स कैसे जाएंगे, तो वो मुझे आगे के लिए देखना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अब OGDC की बात करें तो OGDC के अंदर ऑल्दो कि 5 साल के अंदर बहुत स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 8% डिविडेंड दिया था इसने लास्ट ईयर, लेकिन क्योंकि अब इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो गई है, जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी कम हो गई है, तो अट्रैक्टिव हो गया है, आप खरीद सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप खरीद लें, मैं कह रहा हूँ अपने लिए कि मैं खरीद सकता था तो मैंने इसको लेके रख लिया अपने पास। इसके अलावा एयरलिंक के अंदर 0.6% इसके अंदर मेरा जो एक्सपोजर है वो इसलिए है कि इसके अंदर रिसेंटली जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गई है, और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि वो एप्पल की डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बन जाएंगे पाकिस्तान के अंदर ऑथराइज्ड, तो इनका एक बहुत अच्छा स्कोप था।
अपार्ट फ्रॉम कि वो ऑफ कोर्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर प्रॉफिट तो है ही है, इतनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान। अगर इसके अलावा आरिफ हबीब लिमिटेड जो कि तकरीबन मेरे पोर्टफोलियो का 1.2% है, स्टॉक अगेन -50% के करीब 5 साल के ऊपर इसने रिटर्न दिया है, यानी कि वो नीचे गया है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तकरीबन कोई 20% इसने डिविडेंड पे किया है। एयरलिंक भी बाय द वे डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लास्ट इन्होंने क्वार्टर में कुछ थोड़ा बहुत पैसे दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे किस तरह होंगे। बाय द वे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, वो किसी भी क्वार्टर के अंदर नहीं देंगे, किसी क्वार्टर के अंदर दे देंगे, किसी क्वार्टर के अंदर ज़्यादा देंगे, किसी क्वार्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं देंगे, किसी साल पूरा नहीं देंगे, तो इट डिपेंड्स। तो आपको थोड़ी बहुत अगेन ये इफ्स एंड बट्स इसके अंदर होते हैं, ये 100% कोई चीज़ नहीं होती स्टॉक मार्केट के अंदर। इसी वजह से कहते हैं कि कोई फिक्स चीज़ नहीं होती, अगर फिक्स हो गई तो फिर वो स्टॉक मार्केट तो ना रहेगी ना। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो WTL मेरे पास तकरीबन कोई 1.4% का मेरा पोर्टफोलियो का है, और वो इसलिए है क्योंकि मैं काफ़ी सुनता था इसके बारे में कि एक तो ये कि कंपनी बुरी नहीं है, इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है और आगे ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है। तो और मेरा ताल्लुक क्योंकि थोड़ा सा है कम्युनिकेशन से, टेलीकॉम से, तो मुझे इंटरेस्ट था इसके अंदर, तो मैंने इसको लेके रखा सिर्फ देखने के लिए, ज़्यादा बड़ा स्टेक नहीं है अगेन एज आई सेड। इसके बाद लोटे केमिकल, इसको मैं कुछ अरसे पहले तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले स्टडी कर रहा था, तो मुझे नज़र आया कि यार ये अच्छा स्टॉक है, अच्छी ग्रोथ है कंपनी के अंदर, एंड इट्स गिविंग अस गुड डिविडेंड एज वेल। 5 साल के अंदर 66% इंक्रीज़ हुआ इसके स्टॉक प्राइसेस, और तकरीबन कोई 16% इसने डिविडेंड भी पे किया है। उसके बाद EPCL एंग्रो पॉलीमर, अगेन नाम ही काफ़ी है एंग्रो का। एंग्रो पॉलीमर के अंदर मैंने ईफर्ट लिया था, एंग्रो फर्टिलाइज़र लिया था मैंने, उसके साथ मैंने इसको भी लिया जस्ट टू सी कि किस तरह का स्टॉक चल रहा है। इसकी तकरीबन 2.9% मेरी पोर्टफोलियो की वर्थ है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है अगेन 23% डिविडेंड। अच्छा, ये जो मैं डिविडेंड्स बता रहा हूँ ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डिविडेंड है, यानी कि इसके अंदर ना किसी क्वार्टर का डिविडेंड है, ना किसी फुल फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड है। ये अगर मैं आज जनवरी में बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बन रही है, तो पिछले लेट से जो कैलेंडर ईयर आप कह लें इसको, ट्रेलिंग मंथ, यस, क्योंकि जनवरी में बन रही है, तो पिछले कैलेंडर ईयर का ये डिविडेंड मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आ रहा है कोई अच्छा, ये EPCL की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, पिछले 5 साल में 160% के करीब ग्रोथ रही है। इसके बाद आता है डॉल्मेन सिटी रीट के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, कम्प्लीटली रीट के ऊपर वो वीडियो होगी, और उसके अंदर डॉल्मेन सिटी के बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा। इसके अंदर आप ये समझ लें कि ये एक रियल इस्टेट लेट से कंपनी है, और एक बड़े प्रोजेक्ट का जो रेंटल रिटर्न है वो आपको अपने डिविडेंड्स के अंदर दे रहे हैं। ऑल्दो के इनका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कम है, ये री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, जो मैंने इनकी बुक्स पढ़ी हैं उसके हिसाब से ये री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, डिविडेंड कम दे रहे हैं। लेकिन एज अ ग्रोथ कंपनी, एज अ मैं क्योंकि खुद कराची से बिलोंग करता हूँ, मैंने देखी हुई है ये बिल्डिंग, मुझे पता है कि कितनी अच्छी बिल्डिंग है, किस क्वालिटी की बिल्डिंग है, मॉल कितना अच्छा है, और इसके अंदर कितने बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा पता था, इसलिए मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। तकरीबन कोई 12% के करीब आपको रिटर्न मिल जाता है रेंटल, जो कि आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो वो प्रॉब्ली आपको 12%। अब आप ये देखें ना, अगर मैं किसी अपार्टमेंट को लेने जाता हूँ तो 80 लाख का लेट से अपार्टमेंट है, 80 लाख के अपार्टमेंट में मुझे तकरीबन कोई 4% का रेंटल रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पर DCR तकरीबन कोई 12% का रेंटल रिटर्न दे रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट 80 लाख का अपार्टमेंट अगर मैं आज भी खरीदता हूँ तो आज से 5 साल बाद भी शायद वो उसकी वैल्यू ना बढ़े, अगर वो पुराना अपार्टमेंट है, कोई स्टैब्लिश अपार्टमेंट, कोई स्टैब्लिश जगह है। हाँ, कोई नई लोकेलिटी में कोई नई प्रोजेक्ट आता है तो हो सकता है उसकी प्राइस बढ़ जाए, लेकिन शायद प्राइस अप्रिसिएशन उस तरह की ना हो। लेकिन आप प्रॉपर्टी के अंदर एक्सपोजर लेते हुए सिर्फ इसका स्टॉक ले लें तो आपको एक प्रॉपर्टी के अंदर एक्सपोजर भी मिल जाएगा, रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, तो नथिंग लाइक इट। अगर लेट से बाद में जाकर जिस तरह से ये लोग री इंजेक्शन कर रहे हैं पैसे की, जब पॉइंट आएगा स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का तो ये इस तरह के स्टॉक्स डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। तो मैं इसलिए ये लेकर रख रहा हूँ कि एट द सेम टाइम मुझे इन्फ्लेशन तो बीट कर ही रहा हूँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 12% डिविडेंड है, लेकिन इसके जो स्टॉक मार्केट का आप इसका जो ग्राफ देखेंगे ना, इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि ये ज़्यादा नुकसान में नहीं जाता, ये एक रेंज बाउंड रहता है, 12 रुपये का होगा, 11 रुपये का होगा, 10 रुपये का होगा, इस रेंज में रहता है। तो आपको
इस वक्त परेशानी ये नहीं होगी कि, और कोविड के ज़माने में भी ये इतना ज़्यादा नहीं डिग्रेड हुआ। उस ज़माने में जब मॉल बंद हुआ था, जब ऑफिसेस बंद हुए हुए थे, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अंदर भी इसके स्टॉक ने बुरा परफॉर्म नहीं किया था। उसमें भी डिविडेंड दिया था, थोड़ा कम हो गया था लेकिन फिर भी डिविडेंड दिया था उन्होंने। तो ये इसलिए मुझे ये एक बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड, इसके अंदर मेरा तकरीबन कोई 4.8% बनते हैं मेरे स्टॉक्स का परसेंटेज। अगेन इसके अंदर ये कोई एज सच बहुत ग्रोथ इसने शो नहीं की है, -20% की ग्रोथ है, लेकिन डिविडेंड 13% है, वो भी कोई ख़ास डिविडेंड नहीं है अगर कंसिडरिंग के 5 साल के अंदर 30% का इसमें रिडक्शन आ गई है। लेकिन रखा क्यों है? वो इसलिए कि अगेन बहुत सारे स्टॉक्स की तरह ये मुझे अब थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन इट्स प्राइस। काफ़ी कम प्राइस हो गई है। आई होप कि आगे जाके थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आए, और जब इम्प्रूवमेंट आएगी, अगेन एज आई सेड, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में इम्प्रूवमेंट आएगी आप लेके रख लें। इस टाइम पर बहुत अच्छा टाइम है, 5 साल के अंदर जो अभी रिसेंटली हमें दिखा है। अगर कोई एक वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से अर्निंग पर शेयर बढ़ी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हुआ है। अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान मार्केट इस वक्त, स्टॉक मार्केट इस वक्त कितना डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, और लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। और जाहिर सी बात है, वंस एवरीथिंग सेटल डाउन, फिर ये अपनी पोजीशन में होगी ऊपर जाने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं हम PICT जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है। वो भी मुझे किसी ने जिक्र किया था, तो मैंने जब उसको स्टडी किया तो वो भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसकी -70% के करीब वैल्यूएशन आ गई है। आई मीन नॉट वैल्यूएशन, उसका जो प्राइस, स्टॉक की प्राइस है वो -70% हो गई पिछले 5 साल के अंदर। और अगेन इट्स अ गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक, जो कि 19% का डिविडेंड भी पे कर रहा है पिछले 12 महीनों के अंदर। तो इट्स नॉट बैड एट ऑल जो प्राइस उसकी अब हो गई है। इसके बाद अगर आप आएँ तो एवेंसियन टेक्नोलॉजी कंपनी है, 5.4% मेरा तकरीबन कोई स्टॉक इसके अंदर जो एक्सपोजर है, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें वैल्यू नज़र आ रही है, कंपनी अच्छी लग रही है मुझको, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद आता है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, 6.1% के करीब इसकी मेरे पास एक्सपोजर है, और डिविडेंड एज सच कोई इन्होंने लास्ट 12 मंथ्स के अंदर नहीं दिया। वैल्यू स्टॉक मिल गया था मुझको अभी भी। अगेन मैं कहूँगा कि अच्छा स्टॉक है, प्राइस कम हुई भी है। सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हिट हो सकता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन लिया हुआ है, आपको पता है कि बहुत अरसे के लिए, जैसे मैंने ये सारे स्टॉक्स जो लिए हैं ये मेरे बहुत लंबे टर्म के लिए होंगे। मैं इसके अंदर ही कुछ डे ट्रेडिंग अगर मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं कर लेता हूँ, या हफ्ते के लिए मैं कुछ डालना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट फिर भी उसी के लिए होता है कि अगर मैं जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगर वो नीचे चली गई तो मैं उसको दोबारा से नहीं ट्राई करूँगा बेचने का, अनलेस एंड अनटिल मुझे पता होगा कि यार ये कंपनी के साथ फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई है। अदरवाइज मैं उसको नुकसान में नहीं बेचता। उसका रीज़न ये है कि मैं अगेन हर चीज़ लॉन्ग टर्म पे चल रहा हूँ, और इसके अंदर जितनी भी कंपनीज हैं सिवाय कुछ के, वो ज़्यादातर मेरे पास लॉन्ग टर्म के अंदर है। इसके अलावा जो मेरे पास अगला है वो मीज़ान ETF मैंने ख़रीदा था तकरीबन कोई 6-8 महीने पहले, स्टडी करने के लिए ख़रीदा था। और नाउ लेट्स सी जब उसका डिविडेंड आता है इस दफ़ा तो फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या स्टेटस है। इसके अलावा भी ETFs आ गए हैं बहुत सारे पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर। मैंने उन 1-2 के ऊपर तो वीडियोस भी बनाई हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। नेशनल फूड जब मैंने लिया था शायद मुझे दिमाग में कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने गलती कर दी थी शुरू में लेकर, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, अगेन मैं इसको कुछ कर सकता हूँ आगे पीछे, एवरेज आउट करके देखें। बाय द वे जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर से शायद ये नेशनल फूड, इसमें थोड़ा सा मुझे लॉस है, और एक और स्टॉक मैं आगे बताऊंगा उसके अंदर, वो उसमें ज़्यादा लॉस है। बाकी किसी के अंदर मुझे लॉस नहीं है इस वक्त, मैं सब में पॉजिटिव हूँ। और उसका एक रीज़न ये है कि मैं जब भी डिप हुई थी, और लास्ट जो डिप हुई थी 3 दिसंबर को, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की थी, तो इसलिए जो है वो लॉस किसी में नहीं है। हाँ, नेशनल फूड के बाद जो अगला वाला है जिसके अंदर मैं लॉस में हूँ, ये वाला और नेशनल फूड, इन दो के अंदर मैं थोड़ा सा, नेशनल फूड में कम, लेकिन TRG के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस है इस वक्त, क्योंकि उसकी रेंज बाउंड एक्टिविटी है, वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, उसके साथ अपने मसले हैं। लेकिन एज सच जो TRG इटसेल्फ जो कंपनी है, या उसकी जो पेरेंट कंपनी एफिनिटी, वो ये जो कंपनी है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है इस वक्त भी, अपार्ट फ्रॉम दोज स्कैंडल्स जो रिसेंटली हुए हैं, और आगे मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन होती है। लेकिन मैं आई एम पुटिंग माई बेट ऑन दीज कंपनीज, आई मीन ऑन दिस कंपनी ऑफ TRG। इसके बाद लकी सीमेंट का 8% का तकरीबन मेरा एक्सपोजर है ओवरऑल पोर्टफोलियो का। उसके अंदर ऑल्दो के इस स्टॉक ने कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट शो नहीं किया है, डिविडेंड भी रिसेंटली नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि लकी सीमेंट के साथ अब लकी मोटर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आई एम वेरी
मच पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी कि ये आगे जाके इसके अंदर ग्रोथ होगी बहुत ज़बरदस्त। अभी आपने देखा किया मोटर्स ने जो अनाउंस किया था तकरीबन कोई 50,000 गाड़ियाँ सेल कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हल्का फुल्का नंबर नहीं। और दूसरी वेंचर्स के साथ भी है ये लकी मोटर्स, लकी सीमेंट, बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है अपने पास। ऑल्दो कि स्टॉक महंगा है इसका, तो वो मैंने ज़्यादा इसके अमाउंट नहीं लेके रखी हुई, लेकिन फिर भी 8% तकरीबन पोर्टफोलियो का है। MCB मैंने लिया था क्योंकि इसके जो डिविडेंड रिसेंटली जिन्होंने पे किया वो अच्छा पे किया। बैंक इतना बुरा नहीं है, ऑल्दो कि स्टॉक की जो प्राइस है वो उतनी ज़्यादा नहीं गई है, लेकिन डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। हबको ने मुझे तो अभी तक बहुत फ़ायदा दिया हबको ने। बाय द वे 5 साल के अंदर तो -33% है। सबसे अच्छा जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है वो हबको से मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली डिविडेंड भी अनाउंस किया है। मेरी मतलब आई वुड से 50% या कह लें कि टोटल 60-70% ये जो लास्ट के 2 स्टॉक्स में बताऊंगा ना, उससे मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। एक हबको से और एक हुआ है इफर्ट से। इफर्ट के अंदर एंग्रो फर्टिलाइजर, उसके अंदर मेरा मेजॉरिटी बल्कि 20% के करीब, अप टू 20%। मैं बाय द वे कोशिश करता हूँ कि किसी भी स्टॉक के अंदर नॉट मोर देन 20% ऑफ माई एंटायर पोर्टफोलियो। हालांकि एंग्रो फर्टिलाइजर का स्टॉक मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उसको ज़्यादा भी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कहीं और भी इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं किसी भी स्टॉक के अंदर 20% से ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट ना करूं। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर लास्ट जो बेस्ट स्टॉक है जो मेरे ख्याल से, इसके अंदर जो उन्होंने प्रॉफिट्स दिए हैं पिछले लेट से 3-4 सालों के अंदर, इसका जो PE रेशियो है वो आप समझ लें कि तकरीबन कोई 3-4 के करीब बन जाता है, यानी कि 4 साल के अंदर अपनी ये कॉस्ट पूरी कर देता है। अगर आप 80 रुपये का या 75 रुपये का ले लेते हैं तो हो सकता है 4 साल के अंदर मैक्सिमम ये अपने डिविडेंड के थ्रू आपकी प्राइस पूरी कर दे। और अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गई स्टॉक की तो वो आपके मज़े लग जाएंगे फिर। सो ये मेरा पोर्टफोलियो था। अब आप इसके अंदर देखें कि मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली यही पोर्टफोलियो फॉलो करें या आप इनमें से कोई स्टॉक भी लें। ये सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया था आपको कि कौन कौन से स्टॉक्स मेरे पास हैं, कितने परसेंटेज में मेरे पास हैं, और इसके रीज़न क्या हैं जो मेरे हिसाब से जिसकी वजह से मैंने लिए हैं। हैविंग सेड दैट, मैंने सिर्फ 2 साल पहले डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। तो और जो मैंने शुरू में कोट बताया था ना कि मैं इसलिए अभी तक अपने पोर्टफोलियो भी रिवील नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर था। एक तो वो डर कि ये ना हो कि मैं बाद में डिफेंड करने लग जाऊं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और दूसरा ये कि ये ना हो कि मेरी वजह से कोई और इन्फ्लुएंस हो जाए और ये स्टॉक ले, जबकि मेरा सच कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट का, उसके डिविडेंड लेने का मकसद ये है कि आप पैसे कमाएं। पैसे क्यों कमाएं? पैसे इसलिए कमाएं कि आपको अपने टाइम को लिबरेट करना है। आप अपने पैसों से अपने टाइम को बाय कर सकते हैं, बजाय इसके कि चीज़ों को बाय करें। अगर आप चीज़ों पे लगाएंगे पैसे तो वो चीज़ें तो एक्सपायरी डेट होती है हर चीज़ की, लेकिन आप टाइम पे पैसे लगाएंगे तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, क्योंकि आप अपने टाइम को स्पेंड करेंगे अच्छी जगह पर अपनी फैमिली के साथ। ये मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी के ऊपर। इसको जाके देखिएगा कि मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी किस तरह से रही है। और इसके अलावा ये मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडेक्स फंड के ऊपर। इंडेक्स फंड को पाकिस्तान में किस तरह से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।